नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की खेला अपना अपना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकता के लिए मंथन चल रहा है। इसके लिए सबसे पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद होगी और अभी इसके नए सूत्रधार बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार। उनकी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन विपक्षी खेमे के दूसरे बड़े नेता भी अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं और अलग से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये तीन ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं कि वो मोदी का चैलेंजर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस बार विपक्षी एकता परवान चढ़ेगी या फिर विपक्षी पार्टियां अलग अलग लड़कर मोदी को टक्कर देने की सोच रही हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की कवायद जोर शोर से चल रही है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक इसकी हलचल देखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही ममता बनर्जी कई विपक्षी नेताओं से मिल चुकी है। 2024 में विपक्षी एकता को लेकर उनका भरोसा मजबूत होता दिख रहा है। ममता कह रही है कि 2024 में भी खेला होबे, शांतिपूर्णभावे पंचायत इलेक्शन करब করে 2024 এমন খেলা খেলবো। বিজেপি বাবুরা বুঝতে পারবেন খেলার নাম বাবাজি। ওই খেলাটা হবে আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, सब एक हो जावे देखबेन। इधर बिहार में बीजेपी से ब्रेकअप के बाद नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की कमान अपने हाथ में ले रखी है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान वो राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश चौटाला और सीताराम येचुरी समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश का मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी है। वैसे अभी नीतीश कह रहे हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है। वो तो सब एकजुट होंगे, तय करेंगे। एक ज्वाइंट हम नहीं हैं, आप नहीं हैं। बात है, बिल्कुल नहीं है। एक साथ जब बैठ जाएंगे और एक साथ बैठ करके जब तय कर लेंगे तो उसी समय ही सब तय होगा। अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुकी है। यात्रा के जरिए कांग्रेस लोगों के मन की बात समझने और जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी भी विपक्षी एकता को जरूरी बता रहे हैं। Bringing together the opposition, this will of course help that, but that is a separate exercise. It's the responsibility of the entire opposition to come together, and I'm pretty confident everybody has a role in it. There's not, it is not that the Congress party is the only party. Everybody has a role in it, and that discussion is in progress. दूसरे विपक्षी दलों का भी मानना है कि अगर वो एकजुट हो जाएं तो केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। निश्चित रूप से परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, विपक्षी पार्टी के सभी लोग जुड़ेंगे, सत्ता में परिवर्तन होगा। हर नागरिक देश के अंदर परेशान है, वो चाहता है राहत। वो राहत कैसे दे, वो जिम्मेदारी सभी पार्टियों के ऊपर है। उसको हम कैसे निभाएंगे, आगे ले जाएंगे इसके बारे में चर्चा। लेकिन विपक्ष की इस एकजुटता की कहानी में ये नेता ही सबसे बड़े रोड़ा दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही तय करना होगा कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेंगे। दूसरा ट्विस्ट एके फैक्टर है। अरविंद केजरीवाल की चाल ढाल से लगता है कि वो खुद को मोदी के चैलेंजर के रूप में देखने लगे हैं। ऐसे में अगर वो अपना अलग से कोई गुट बनाते हैं तो विपक्षी एकता की कहानी क्लाइमेक्स पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती नजर आएगी। तीसरा और अहम फैक्टर है कांग्रेस। उसका इसमें रोल और हिस्सेदारी कितनी होगी, क्योंकि हाल के दिनों में दूसरी छोटी पार्टियां भी उसे एसेट कम और लाइबिलिटीज ज्यादा मानने लगी हैं। तो ये था हाल और ये था अपडेट। इस वक्त जो कुछ चल रहा है विपक्ष के खेमे में, विपक्षी एकता को लेकर और साथ ही
राहुल गांधी की जो कवायद चल रही है भारत यात्रा पर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे पैनल में कोई पार्टी नहीं है, पार्टियों के प्रवक्ता नहीं है। हमारे पैनल में सारे एक्सपर्ट्स हैं। आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ये नीतीश कुमार जो आए हैं, बिल्कुल नई बात है अगर आप विपक्षी एकता के लिहाज से या विपक्ष के लिहाज से देखें तो। और 2 दिन में उन्होंने जितनी मुलाकातें की हैं, जितनी तस्वीरें उनकी आई हैं, हालांकि तीसरे दिन से थोड़ा इसका मामला जो है ठंडा होता, वो गति फिर रही नहीं। तो इसमें आपको कितनी उम्मीद दिखती है? क्या ये परवान चढ़ता हुआ दिखता है विपक्षी एकता का नया प्रयास? देखिए, अभी तो शुरुआत है और प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोकतंत्र की यही पहचान है कि कितना भी सशक्त हो रूलिंग पार्टी, अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र ही ख़त्म हो जाएगा। और जो आज की स्थिति है उसमें ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन जिस तरह से ये शुरुआत करी है नीतीश कुमार ने, उससे यही कहेंगे कि एक अच्छा स्टार्ट है और वो प्रयास कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। और अब ये तो बिल्कुल सही है कि ये जब तक विपक्षी एकता नहीं बनेगी और समस्त पार्टियों के साथ, लेकिन शरद सर, इसमें पॉइंट क्या है? नीतीश जी में पास पॉइंट क्या है? अभी शुरुआत होते ही डिसमिस कर देना कि हैं, जिसमें पॉइंट क्या है? क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार के पास पॉइंट्स क्या है सर? जिस पॉइंट पर ये है कि नहीं, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक तरीके से मोदी को टक्कर दी बिहार में, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी से अलग होकर के और सरकार बनाई, तो एक रे ऑफ होप जागी, एक उम्मीद जागी कि हाँ, कोई है इस देश में जो लड़ सकता है, मोदी से कुछ जवाब दे सकता है। नहीं तो वरना तो स्थिति हो गई थी कि सब जगह जो विपक्ष की पार्टीज हैं सब बिल्कुल शांत होती जा रही थी। तो इसलिए, और उनके पास यही है कि एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया। किसी को इनिशिएटिव लेना है ना भाई, मल्टीपल पार्टी से कोई भी एक पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो मोदी से डायरेक्टली लड़ सके। कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही खराब है। तो ऐसे में अगर कोई एक पार्टी का लीडर ये एफर्ट करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो अब तो ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा। अभी बैठ करके हमारा आप नहीं तय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको नकार देना, ठीक है सर, ये तो अरे बेकार है, कोई होगा नहीं, ये भी उचित नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि बिहार में उन्होंने जो किया वो इस वजह से किया क्योंकि उनको मोदी के मुकाबिल होना था, या चूंकि बिहार में ऐसा घटनाक्रम हो गया इसलिए वो निकल गए अब उस अभियान पर जो कि स्वाभाविक रूप से बनता है मोदी के खिलाफ? नहीं, वो देखिए, वहां पे ठीक है, उन्होंने तो इसलिए किया, नहीं तो वो मोदी उन्हें बाहर करवा देते, जैसा मोदी ने महाराष्ट्र में किया। उन्हें पूरा ये अंदेशा था कि उनके साथ भी वही होने वाला है जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। तो उन्होंने उसमें मोदी को मात दे दी ये करके कि पहले ही उन्होंने ये काम कर दिया और उनको मात दे दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि लोग उम्मीद करेंगे कि जो व्यक्ति ये टक्कर दे सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्षमता है। और फिर उन्होंने ये दिखाया, इनिशिएटिव लिया कि जाके अलग अलग जगह जाके मिल रहे हैं। अब लोग कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बात आपकी सही है कि कई महत्वाकांक्षी लोग हैं जो शायद, लेकिन जो भी इसमें रोड़ा अटकाएगा ऑपोजिशन की यूनिटी में, ये माना जाएगा कि वो किसी ना किसी तरीके से या तो बीजेपी से डरा हुआ है या कोई अंडरहैंड डील कर ली है। तो यही हो सकता है। और बीजेपी का जिस तरीके से आजकल रवैया है, जिस तरह सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल होता है हर एक उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो जरा सी आवाज उठाता है, तो जाहिर है कि बहुत से लोग इस खौफ में भी होंगे। तो और कुछ लोग इसमें होंगे कि किसी तरीके से अंडरहैंड डील कर सकते हैं। तो ये तो समय बताएगा। ठीक है, तो अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष जी से मेरा सवाल ये है। आशुतोष जी, देखिए, शरद जी ने जो बातें कही, कुछ तो परिस्थितियां हैं कि टाइमिंग है, जैसे अब 2 साल के बाद, 2 साल से भी कम का समय रह गया है, तो सही समय है इस वक्त शुरुआत करने की। लेकिन टाइमिंग ये भी है कि बिहार में इक्वेशन गड़बड़ा गया और ऐसा लगता है कि वहां नीतीश कुमार के हाथ से बाजी जा रही थी तो उसको उन्होंने जाती हुई बाजी को पलटा, तो अब उसके बाद वो दिल्ली में आए। टाइमिंग है इसकी और जो बैकग्राउंड है
नीतीश कुमार के पहल को आप कितना परवान चढ़ता हुआ देखते हैं और इसकी क्या वजह देखते हैं? मनोज जी, एक पुराना शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी जी। तो राजनीति के अंदर अगर किसी को यह लग जाए कि उनकी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उनकी अपनी राजनीति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और वो लोग कर रहे हैं जो दरअसल उनके सबसे बड़े साझीदार रहे हैं लंबे समय तक, और ये जो रिश्ता था भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बीच का रिश्ता, ये कोई 1-2 साल का रिश्ता नहीं था। जब लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार जी अलग हुए तो तब का ये रिश्ता है, तकरीबन 25 साल का ये रिश्ता था। तो अगर 25 साल बाद ये रिश्ता टूटा है और नीतीश कुमार अगर आज विपक्षी एकता की तरफ आगे बढ़ रहे, तो जरूर उसके पीछे बड़े गंभीर कारण होंगे, और कारण एकमात्र सिर्फ यही है कि उनको विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये लग गया था कि उनको दरअसल उनको और उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी भी मिली थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि अगर नीतीश कुमार के लेकिन सर मैं आपको टोक रहा हूं, ये तो पीछे की बात है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आगे नीतीश का अभियान आगे अगर बढ़ेगा तो उसके क्या वजूहात हो सकते हैं? देखिए, उसका तो सबसे बड़ा कारण ये कि नीतीश कुमार जी को इस बात का पूरा अंदाजा है कि अब जितनी पारी उन्हें बिहार में खेलनी थी वो खेल चुके हैं। अब उनके लिए उम्र के इस पड़ाव पर एक राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी पारी खेलने का वक्त आया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे या देश के प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में जो बिखरा हुआ विपक्ष है उसमें शायद वो भूमिका वो निभा सकते हैं, निभाने की कोशिश कर सकते हैं, जो एक जमाने में सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हरकिशन सिंह सुरजीत निभाया करते थे। चूंकि हरकिशन सिंह सुरजीत का तमाम राजनीतिक दलों में सम्मान था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर अलग हो, सब लोग उनका सम्मान करते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनकी वो सीनियरिटी थी। आज की राजनीति के अंदर नीतीश कुमार के पास वो सीनियरिटी है, उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, वो 8 बार के बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में काम कर चुके हैं। शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, और मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि नीतीश कुमार जी के केजरीवाल से व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो केसीआर को भी अपने साथ ला सकते। तो अकेले शख्स है शरद पवार के अलावा जो सारे विपक्ष को एक छतरी के नीचे इकट्ठा कर सकते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार बन सकते हैं, और जिसकी अब तक विपक्ष को तलाश थी और जिसके बगैर विपक्ष अभी तक इधर उधर घूमता हुआ मारा फिर रहा था। जी, तो अब चलते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास। माफ कीजिए, मैंने शुरुआत में तिवारी बोल दिया था हर्षवर्धन जी को। तो हर्षवर्धन जी, जो बात कर रहे हैं आशुतोष जी कि ये सबसे बड़े सूत्रधार बन सकते हैं, एक आशा जगती है विपक्षी एकता को लेकर। आज ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में कि खेला होगा, नीतीश जी हमारे साथ हैं, हेमंत का नाम उन्होंने लिया, अखिलेश जी का नाम लिया। क्या नीतीश को इतनी स्वीकार्यता मिलेगी? हमने तस्वीरें भी बहुत देखी, विपक्ष के खेवनहार बनने वाले हैं नीतीश कुमार। हर्षवर्धन जी, देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ये कि अभी कोई स्वीकार्यता वाला मसला तो कहीं है ही नहीं जी। ये कोई स्वीकार्य हो जाएगा, कोई प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाएगा। आज अगर कोई ये कह रहा है तो मैं सिर्फ हंसकर उसको टाल दूं, क्योंकि इससे ज्यादा फिर वो लोड लेने लायक है नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार के आने के बाद एक जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा नई रंगत हो गई है, थोड़ा सा लोगों को लगने लगा कि हाँ ये नीतीश हैं जो कुछ कर सकते हैं। और दरअसल नीतीश से ये उम्मीद 2015 में भी लोगों को बंधी थी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद उनको लगा कि अगर नीतीश आ जाए तो एक विपक्षी एकता कर सकते हैं, एक समाजवादी चेहरा है, जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। लेकिन कई जो कमियां हैं उसको कोई नहीं देख रहा है, और उसकी चर्चा शायद इस वजह से नहीं हो रही है कि एक पक्ष है जो बहुत स्पष्ट है कि भाई नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर है, उनके सामने कोई है नहीं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसके मन की जो इच्छा आकांक्षा है वो इतनी ज्यादा दमित रही है इतने 8 वर्षों में, उनको लग रहा है कि अरे चलो कोई तो आया, उसकी कोई गलती मत बात करो, कमी मत बात करो। लेकिन मुश्किल यहां है कि कमियों पर तो बात होना शुरू हो गई। मैं इसके पहले भी आवाज अड्डा में भी कह चुका हूं कि नीतीश कुमार अगर सचमुच कोई रणनीति के तौर पर ये शुरुआत करते तो आज वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ होते, नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा मानना है कि उनकी जो पूरी राजनीति रही है वो लालू यादव विरोध पर रही। कोई कुछ भी कह ले, आज कोई कुछ कह ले, आज वो वहां से निकलते हैं तब लालू जी के चरण छू के निकलते हैं, लौट के जाते हैं तो फिर लालू जी से मिल के आते हैं।
लेकिन उनकी जो राजनीति है वो लालू विरोध पर है। और एक बड़ी कमाल की चीज है जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कोशिश मुलायम सिंह यादव और एक बार सोनेलाल पटेल भी चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। वो कोशिश बिहार में लालू जी और नीतीश कुमार भी नहीं कर पाते। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना दोनों की, वो बहुत लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती और ये दोनों जानते हैं, दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। उसकी अपनी सामाजिक राजनीतिक वजहें हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार जो तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, क्या उनकी ये हैसियत बनेगी? और अगर सिर्फ इस लिहाज से कहें कि वो मोदी के साथ थे, भाजपा के साथ थे, तो फिर तो इस लिहाज से उद्धव ठाकरे भी बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, हेमंत सोरेन भी बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, ममता जी भले इधर न रही हो लेकिन वो भी भाजपा के साथ रही। मुझे लगता है कि बेसिक्स पहले दुरुस्त करना पड़ेगा विपक्ष को, कि कोई मोदी के साथ रहा है और सरकार तोड़कर चला गया। अगर इस वाले पैमाने पर जाएंगे तब तो फिर यहां बहुत पिटने वाले हैं। मुझे लगता है कि अभी आप सिर्फ इसको इस तरह से बात कीजिए कि एकदम निराशा के गर्त में डूबा हुआ विपक्ष, एकदम जो माहौल था उसमें एक थोड़ी सी उम्मीद की टिमटिमाती सी रोशनी है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बड़ा अवसर था कि वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जाते, दूसरे नेताओं को भी तैयार करते, वो अवसर उन्होंने खो दिया है। ठीक है अभय जी, हर्षवर्धन जी की बात आपने सुनी, आशुतोष जी की भी बात सुनी। अब नीतीश कुमार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि एक तरफ तो विशाल चट्टान खड़ा है, पूरी दुनिया देख रही है, दूसरी तरफ जो खेमा है, खेमा मतलब सिर्फ नेताओं की बात नहीं है, लोकतंत्र में मालिक तो जनता ही है, ट्रस्टी जनता ही है, चाहे पार्टी कोई भी हो। वहाँ निराशा है। मौजूदा परिस्थिति में नीतीश कुमार के आ जाने से या नहीं आने से, या ममता बनर्जी के ये बयान देने से, या भारत यात्रा शुरू हो जाने से देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जो सेगमेंट है जो बीजेपी के अगेंस्ट है, उसको कितनी राहत, कितनी उम्मीद मिलती हुई आप देखते हैं? देखिए, मैं तो विपक्षी एकता का इंडेक्स कैसे नापा जाए, मेरी चिंता तो इस बात को लेकर है। देखिए, पिछले बार चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो गए थे, उन्होंने आपस में एकता कर ली थी। जी जी। और तो तमाम सेफोलॉजिस्ट का भी मानना ये था कि कम से कम ये लोग भारतीय जनता पार्टी को 30 से लेके 40 सीटों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अंततः तो उनकी जो एकता थी उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं हुई। 2 दल जरूर मिल गए थे लेकिन उनका जो जनाधार था वो भी नहीं मिला, और उनके मिलने से दूसरे जो सामाजिक समूह भाजपा के खिलाफ वोट कर सकते थे वो भी कुछ चौंके और वो अलग हो गए, तो उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। और जो विशुद्ध नतीजा ये निकला कि विपक्षी एकता का इंडेक्स उत्तर प्रदेश में 2 बड़े गैर विपक्षी दलों के मिल जाने के बावजूद भी मेरे ख्याल से 10 या 20% से ऊपर नहीं जा पाया। अच्छा, मोदी जी का ये सौभाग्य है कि 2014 में और फिर 2019 में जिस चीज को मैं विपक्षी एकता का सूचकांक कह रहा हूं, इंडेक्स कह रहा हूं, वो कभी भी 10 या 15% से ऊपर नहीं गया। इसीलिए 40% तक मोदी जी का वोट कभी भी नहीं पहुंचा और उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त होता रहा, क्योंकि जो उनके भाजपा के विपक्षी वोट जो है वो लगातार बढ़ते रहे हैं। जब जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ आजादी के बाद से और आखिर तक, मैं जब कांग्रेस ने गठजोड़ सरकारें बनाई उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, जब जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है उसके वोट हमेशा भाजपा को 2 जो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुए हैं उससे काफी ज्यादा रहे हैं। इस मामले में भाजपा कांग्रेस के अच्छे दिनों से काफी अभी भी पीछे है। अगर विपक्षी दल वास्तव में अपनी यूनिटी का इंडेक्स बढ़ा लें, 50% या 70% के इर्द गिर्द ले जाएं, तो भाजपा को चुनाव जीतने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जितनी आसानी से मोदी 2 बार चुनाव जीत गए हैं वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब समस्या ये है कि ये काम होगा कैसे? ये काम हो नहीं पाता है किसी भी बार। तो इसलिए नीतीश कुमार ने बहुत ही सतर्कता से शुरुआत की है। वो केवल अभी टटोल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आखिरकार सब लोगों का मन क्या है, परिस्थिति क्या है। अगला लोकसभा चुनाव होने में काफी देर है। अभी कोई कह नहीं सकता कि विपक्ष की एकता की संरचना दरअसल क्या होगी। अभी इस तरह से कई बार लोगों का मन टटोला जाएगा। अभी विधानसभा चुनाव होंगे जहां पर विभिन्न पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर एक नहीं हो सकती, उनकी आपस में, उनके राजनीतिक हित आपस में टकराते हैं। जब विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे उसके बाद जो राजनीतिक नजारा बनेगा और राजनीतिक शक्तियों के जो समीकरण होंगे, उन समीकरणों के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता का कोई सूचकांक बनेगा। तब हम लोगों को आकलन करना चाहिए कि ये सूचकांक किस किस्म का होगा।
जी, लेकिन एक सूचकांक तो है लोगों के मन में। अब वो कहाँ है, कितना बढ़ा कितना घटा, इसका असेसमेंट जैसा आप कह रहे हैं कि राज्यों के चुनाव का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद शायद उसमें ज़्यादा स्पष्टता आएगी। संजीव जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि उम्मीद की किरणें कहाँ दिखाई देती हैं। देखिए, ये जो लोग भी आ रहे हैं सामने विपक्षी एकता को लेकर और जिनसे उम्मीदें बांधी जा रही हैं, आधार ये है कि अपने अपने राज्य में वो कंफर्टेबल है, मजबूत हैं मोदी जी के होने के बावजूद, मोदी जी के जाने के बावजूद। तो इस आधार पर उनको लोग वेट दे रहे हैं, चाहे विश्लेषक हो और चाहे लोग हों। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि वो जिसकी बात हम करें कि एक जो फैक्शन है जो कि इस सरकार के विपक्ष में है और इस सरकार के जो समर्थक है या इस सरकार में बैठे हुए लोग भी ये बात कहते हैं, चाहे औपचारिकता के लिए कहते हो कि विपक्ष बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि वो आशावाद कहाँ से निकलेगा संजीव जी? वो चीज़ें क्या आप देख पा रहे हैं? बड़ा स्पेक्ट्रम है आपका भी इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, तो आप क्या कुछ वाकई देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव दिशा में बढ़ेगा? देखिए, मेरे से पहले आशुतोष, हर्षवर्धन जी, शरद प्रधान, अभय दुबे, जिन्होंने सबने जो बातें कही उससे कि सभी बातें सही हैं अपनी अपनी जगह। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि आज से 15-20 दिन पहले आपके चर्चा ही नहीं करते, है ना। 2024 का चुनाव एक क्लोज चुनाव था। सब जगह बात ये थी कि बीजेपी 303 से ज्यादा लाएगी तो कितनी लाएगी, कैसे लाएगी, क्या होगा। तो मतलब 2024 का चुनाव लोगों ने उसका एक तरह से परिणाम भी निकला हुआ मान लिया था। अब जो बिहार का घटना चक्र हुआ है उससे सिर्फ अभी तक एक नई चीज हुई है कि 2024 का चुनाव कई विश्लेषकों और मैं उसमें शामिल हूं की नजर में खुल गया है। अब वो कितना खुला है, कितना क्लोज होगा, देखिए जो स्थिति आज है, जिस दिन हम बात कर रहे हैं 9 सितंबर 2022 को, और मार्च अप्रैल 2024 की स्थिति जमीनी क्या होती है उसका तो हम आज आकलन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज चुनाव होता है, कल चुनाव होता है, तो 2024 का चुनाव खुल गया है और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। अब बिहार के अंदर 40 में से कोई, मुझे नंबर एग्जैक्ट ध्यान नहीं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 38 के 38, 39, 37 से इतनी सीटें थी, 90% से ज्यादा एनडीए की सीट थी, मोदी जी एंड नीतीश कुमार कॉम्बिनेशन की। जी जी। नीतीश कुमार को आप तीसरे नंबर का खिलाड़ी मान लें, 5वें नंबर का खिलाड़ी मान लें बिहार में, लेकिन वो एकमात्र नेता है बिहार में और देश में जो अपने राज्य में किंग भी है और किंग मेकर भी है। वो जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है, चाहे वो लालू के साथ खड़ा हो, क्योंकि वहां का वोटों का समीकरण और एक गणित इस तरह से बैठी हुई है कि उनके पास जो 8, 9, 10, 11, 12% वोट है वो निर्णायक हो जाता है। महादलित, कुर्मी, बैकवर्ड, ओबीसी, मतलब जो भी जी। तो अगर बिहार का गेम पलटता है तो फिर बीजेपी के लिए एक चुनाव चुनौतीपूर्ण बन जाता है 2024। अब वो पलटेगा कि नहीं पलटेगा, ये मैं और आप हम पूरी रात बैठ लें और 2024 तक बैठ लें तब भी नहीं उसका उत्तर ढूंढ सकते। जी जी। सो बिहार में गेम हो गया है, उसका कितना नतीजा निकलेगा, लेकिन आज की तारीख में कोई भी समझदार तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो मेरे से सहमत होंगे वो कोई नासमझ थोड़ी है जी। लेकिन मेरी समझ में कम से कम आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि अगर आज की जमीनी स्थिति 2024 के चुनाव में बरकरार रहती है तो किस तरह से बीजेपी 300 पार करेगी। देखिए, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब तो वो मैक्स आउट कर चुके हैं, पीक कर चुके हैं 2019 के अंदर। 25 में से 25 से ज्यादा तो नहीं ला सकते ना राजस्थान से, 29 में से 28 से ज्यादा मध्य प्रदेश से नहीं ला सकते जी जी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 या 10 से ज्यादा नहीं ला सकते जी। तो अब बंगाल में भी एक खेल हो गया है भाई, 2019 के चुनाव में 18, 17 नहीं सर, टुकड़े टुकड़े में तो बहुत से खेल हुए हैं, लेकिन देखिए जो सेंट्रल फिगर है मोदी जी और जो कोर है हिंदुत्व, क्या आपको लगता है कि इन दो चीजों की काट मिले बगैर मोमेंटम आ सकता है संजीव सर? देखिए मनोज जी, आपका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है और एक तरह से सही भी है और बहुत लोगों के मन में ये बात है, लेकिन हिंदुत्व और मोदी जी की शख्सियत जो दोनों एक बहुत अहम भूमिका अदा कर रही है 2014 से भारतीय चुनावों में और प्रथम पंक्ति में सबसे आगे हैं,
लेकिन जैसे अभी शरद प्रधान जी ने शायद कहा था या अभय दुबे जी ने कहा था कि भाई आप 40% या एक बड़ी उसको पार नहीं कर पाते। तो मैं ये दूसरे लेवल पे ये डिबेट को इसलिए वो समझता हूं कि ये विपक्षी यूनिटी का इंडेक्स इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन निर्णायक बात नहीं है। आप देखिए 1977 में जयप्रकाश नारायण निर्णायक भूमिका थे, एक सेंट्रल फिगर थे, कांग्रेस हारी। 1989 में कोई सेंट्रल फिगर नहीं था, एक वीपी सिंह सेंट्रल फिगर थे यूपी और नॉर्थ इंडिया में, लेकिन कांग्रेस हारी और बड़े उसके उठापटक वही बात पे लड़ाई झगड़े भी हुए, वो सब हो। तो मैं नहीं मानता कि कोई प्रधानमंत्री का मुद्दा सेटल होना जरूरी है चुनाव से पहले विपक्षी एकता के लिए। जी होगा ये कि अपने अपने राज्यों में लोग अपना दमखम लगाएंगे, जितना रोक पाएंगे बीजेपी को अपने अपने राज्यों में रोकेंगे, और उसके बाद अगर नंबर गणित ऐसे बैठेगी। देखिए दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी मनोज जी, कि आज की बीजेपी का जलवा 300 पार पे ही बनता है। 300 के नीचे आते हैं ना तो ये तो मिलीजुली सरकार जैसी स्थिति में हो जाए, क्योंकि देखिए जो पूरा एक अहम है, एक जो पूरा खेला है वो जबरदस्त प्रचंड बहुमत का है। अगर आप प्रचंड बहुमत से नीचे आते हैं तो उसमें भी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनती है। तो महाराष्ट्र में गेम हो चुका है जिसका उत्तर हमें किसी को नहीं मालूम, कि जनता ठाकरे को, शिवसेना का वोट बैंक ठाकरे के साथ रहना है कि शिंदे के साथ, मुझे और आपको मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम। वो एक निर्णायक मुद्दा है जी। बंगाल में क्या पिछली बार जितनी सीट बीजेपी ला पाएगी, वो एक निर्णायक मुद्दा है। बिहार में 100% आज की स्थिति रहती है तो बीजेपी की सीट्स कम होंगी, ये तैसी मान लीजिए आप, चाहे मेरा बड़बोलापन कह लीजिए। अब बात ये, और जहां पे उनकी बहुत अच्छी स्थिति है वो पहले 100 में से 100 लाए हुए हैं। तो कर्नाटक में आज कमजोर है तो क्या तमिलनाडु में बढ़ाएंगे, केरल में बढ़ाएंगे, आंध्र प्रदेश में बढ़ाएंगे? तो भाई साहब ऐसा लगता है अगर आज की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, जो हो सकता है और बीजेपी सक्षम है करने में, अगर आज की स्थिति ऐसी की ऐसी रहती है तो 2024 का चुनाव खुल चुका है। तो 2024 में जो होगा उसके बारे में तो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर ये इस तरीके का मैच होना है कि हार तय है और जीत तय है, जो संजीव सर कह रहे हैं कि अब थोड़ा बहुत आप अगर उनको रोकने में कामयाब हो गए तो ये भी अपने आप में कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी और जिस तरीके का सिचुएशन इस वक्त है देश में, एक तरफ तो जबरदस्त गैल्वेनाइजेशन है, वहां पे फोर्स है जो गैल्वेनाइज कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कांग्रेस की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, या उसमें कांग्रेस उस तरीके से शामिल दिखाई नहीं दे रही है इसलिए ऐसा हो रहा है? एक बार फिर से अभय दुबे जी आपसे हम ये सवाल लेते हैं, कांग्रेस और विपक्षी एकता के बीच में तालमेल की कमी है, इसलिए वो मोमेंटम, वो जलवा दिखाई नहीं दे रहा है जो हमें ये सोचने की छूट दे कि 270 भी पहुंच सकते हैं विपक्ष के लोग? देखिए अभी जो राहुल गांधी ने दिल्ली में जो अपना भाषण दिया था, उस भाषण की अंतिम पंक्तियां, अंतिम हिस्से में क्या कहा था उन्होंने, हमें याद करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि हम भाजपा को विपक्ष के साथ मिलकर हराएंगे। इससे हम उनके मानस में थोड़ा झांक सकते हैं कि वो कांग्रेस की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने कोई उसमें किंतु परंतु का इस्तेमाल नहीं किया। तो उसमें लगता है कि कांग्रेस ये मानती है कि जब तक विपक्ष के साथ में उसकी कोई समझदारी नहीं बनेगी तब तक वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो अब वो अभी कोई तालमेल हो जाएगा। अभी तो कांग्रेस अपनी समस्याओं से ही जूझ रही है। अभी कांग्रेस के संगठन की बुरी हालत है, कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास का अभाव है, मनोबल भी उसका कमजोर है। अब उन्होंने ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इसके जरिए वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पैरों को और जमा हुआ देखना चाहते हैं, अपना कुछ जनाधार विस्तृत करना चाहते हैं, संगठन के अंदर जनता के प्रति विश्वास चाहते हैं, जनता में संगठन के प्रति विश्वास चाहते हैं। तो अभी तो 3 महीने तक वो यात्रा करेंगे और उस बीच में लगातार वो खबरों में भी रहेंगे और भाजपा लगातार उनके ऊपर आक्रमण करेगी। तो हम लोगों को राजनीतिक समीक्षक के तौर पर इस पूरे नजारे के ऊपर नजदीकी निगाह रखनी होगी कि दरअसल इसमें होता क्या है। तो अब एक सवाल का और जवाब आप दे दीजिए सर, कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के बगैर भी कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें मजबूत विपक्ष, विपक्षी एकता 2024 में जोरदार चैलेंज हम देख सकते हैं? अवय सर, कांग्रेस के
कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस, अगर विपक्षी एकता की कोई संरचना बननी होगी तो वो कांग्रेस के साथ ही बनेगी। ये मानना बहुत बड़ी नादानी होगी कि कांग्रेस को पूरी तरीके से किनारे करके बाकी और पार्टियां जो आपस में मिलकर कोई विपक्षी एकता बना लें और भाजपा को सफलतापूर्वक चुनौती दे दें। मुझे तो कम से कम नहीं समझ में आता कि ऐसा कुछ होगा। कांग्रेस के साथ में एक तालमेल निकलना होगा। जब तक वो तालमेल कैसा होगा, क्या होगा, आज मैं नहीं कह सकता जी। कांग्रेस, ये जब तक वो तालमेल नहीं निकलेगा, आप समझिए कोई विपक्षी एकता नहीं बन पाएगी। जी आशुतोष जी, ये बताइए कि कांग्रेस से तालमेल की जब बात आती है तो फिर राज्य दर राज्य हम सोचने लग जाते हैं कि कहां कांग्रेस किसके साथ तालमेल कर सकती है, कहां तो ये गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस तालमेल करेगी तो फिर कैसे करेगी? अब जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पर अखिलेश मजबूत है, अखिलेश और कांग्रेस के बीच में क्या तालमेल हो सकता है? पश्चिम बंगाल में क्या हो सकता है? बिहार में आप मान सकते हैं कि बिहार में काम हो जाएगा। तो राज्य दर राज्य पूरा मामला चूंकि उसी तरीके से डिजाइन भी हो रहा है, अलग अलग राज्यों में जो लोग मजबूत है उसी आधार पर आशा भी देखी जा रही है। आशुतोष जी, तो क्या इसमें कुछ सुलझती हुई बात आपको कोई नजर आती है कि आगे इसमें कैसे प्रोग्रेशन होगा? सर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। मनोज जी, जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने संगठन को मजबूत कर ले तो वो बेहतर प्रदर्शन कर रही, मैं उससे थोड़ा सहमत नहीं होता हूं। उसका कारण बहुत सिंपल है। एक तो वक्त आपके पास बिल्कुल कम है, दूसरी बात है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सांगठनिक क्षमता है वो कई स्तरों की है। कम से कम 20-25 ऐसे संगठन है जो एक साथ काम करते हैं और इसलिए वो बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं, उनके अंदर अनुशासन है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी भी तरीके से 2024 में अगर डेंट करना है तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, वो ये कि कांग्रेस पार्टी जिन जिन जगहों पे इस वक्त है वहां पर भारतीय जनता पार्टी 52 से लेकर 68% तक वोट लेकर आई है। ये मजाक, 52 से लेकर 68% तक का वोट है। तो पहली बात ये कांग्रेस पार्टी को गुजरात से लेकर झारखंड तक कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि बीजेपी का वोट शेयर कम से कम 50% के नीचे आए, तब तो वो जीतने के बारे में सोच सकती है, कुछ सीटों के बारे में सोच सकती है। जहां तक गठबंधन की बात है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में वो कोई बहुत करिश्मा कर सकते हैं। हाँ, बिहार के अंदर अगर वो जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ जोड़ते हैं तो जरूर उनको मजबूती देंगे, भले ही उसमें 4-5%, 6% की हो। झारखंड के अंदर जरूर वो मजबूती देंगे। एक स्टेट जहां पर वो वाकई में अच्छा गठबंधन कर ले तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, वो जनता दल सेकुलर, वो कर्नाटक है, वहां पर वो मजबूत कर सकते हैं। तो बीजेपी को आज की तारीख में अगर वाकई में विपक्ष अगर चाहता है कि वो उनको किसी तरीके से चुनौती दे पाए 2072 के आंकड़े में, तो 3 राज्य हैं, वो है महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। इन तीनों राज्यों को अगर मिला लें तो सीटें होती हैं तकरीबन 130। इसमें से एनडीए के खाते में 96 सीट थी और बीजेपी के खाते में 66 सीट थी। अब अगर ये 130 में से अगर बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट सब एक साथ आ जाती हैं तो पिछली बार जो 40 में से 39 सीट्स एनडीए के खाते में थी, जिसमें 17 सीट और प्लस 6 ये चिराग पासवान की पार्टी या रामविलास पासवान की पार्टी, 23 सीट उनके पास थी। इस 23 सीट के आंकड़े को कम किया जा सकता है। बंगाल के अंदर जो 18 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली थी उसमें कमी हो सकती है। पिछली बार महाराष्ट्र के अंदर जो 48 सीटें थी उनमें सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, बीजेपी को 22 सीटें मिली थी। अगर आज की तारीख में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगर ये एकजुट हो जाएगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी को तगड़ा मुकाबला देगी और बीजेपी और उनके गठबंधन के साथियों को 20 से ऊपर सीट जीतने में तकलीफ पैदा कर सकती है, नरेंद्र मोदी के करिश्मे के बावजूद भी। मैं इस बात को कह रहा हूं। तो इसलिए कांग्रेस को जो काम करना है वो तो अपने राज्यों के अंदर करे, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो जाए, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल और साथ ही साथ कर्नाटक को भी इसमें जोड़ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को न केवल तगड़ी चुनौती दी जा सकती है बल्कि 252 के आंकड़े से पीछे भी रखा जा सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए आप देखिए गुजरात के अंदर बीजेपी को कितने % वोट है? उत्तराखंड में 64% वोट बीजेपी के पास। अब आप सोच लीजिए उसमें कितना आप कम कर पाएंगे या कितनी कम हो सकती है। या गुजरात के अंदर आप देखिए, उत्तराखंड के अंदर देखिए, झारखंड के अंदर देखिए, यहां तक कि यूपी, उत्तराखंड में भी उसको 62% वोट मिल रहा है, 52-53% उसको यूपी के अंदर मिल रहा है।
ये वोट आप एक सीमा के बाद कम नहीं कर सकते। इसलिए ये जो संकट है वो संकट है कि स्ट्रेटजी बनाकर अगर वो काम करेंगे तभी 3 राज्यों के अंदर फंसाने की कोशिश कर पाएंगे, तब तो बात हो पाएगी। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में 69% वोट बीजेपी को मिला, 69%, जो कि भूतो न भविष्यति है। इसी तरीके से उत्तराखंड में 61% है। आशुतोष जी इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये होगी कि कांग्रेस बैकसीट ले ले, कहीं जहां जरूरत हो वहां कांग्रेस बैकसीट ले ले। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार होंगे? देखिए, अगर वो नहीं तैयार होंगे तो परिस्थितियां उनको तैयार कर देंगी। आज की स्थिति वहां पे है जहां पे कांग्रेस पार्टी ने 2024 में भी अगर 100 के नीचे अगर उसकी सीटें आई तो कांग्रेस पार्टी के टोटल एनाइलेशन का सवाल खड़ा हो, उनके एग्जिस्टेंस का सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि 2014 तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, सरकार के खिलाफ एक माहौल था, आप हार गए। 2019 ठीक है, आप दूसरी बार भी हार गए। लेकिन अगर 24 में भी यही होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, अपने आप के सवाल। और कांग्रेस पार्टी तभी बच सकती है जब आज की तारीख में बैक सीट ले। मेरा तो यह मानना है कि राहुल गांधी को भी बैक सीट लेना चाहिए, विपक्ष के साथ एक रागात्मक रिश्ता पैदा करते हुए, एक उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए, अपनी ईगो को पीछे छोड़ते हुए अगर काम करेंगे और 2024 में तब तो बात बन सकती है, अन्यथा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है हर्षवर्धन जी, ये बताइए जो आशुतोष जी कह रहे हैं अगर उसको मान लें और विस्डम जाग जाए तो क्या बात बन जाएगी? दूसरा सवाल, इससे पहले आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस का विस्डम आप क्या पढ़ पा रहे हैं इस वक्त? कांग्रेस क्या सोच रही, राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं? वही सोच रहे हैं जो आशुतोष जी बता रहे हैं? देखिए मनोज जी, कांग्रेस क्या सोच रही है ये इसकी कल्पना या इसका अनुमान हम जैसे लोग नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि अगर ये एक स्पष्ट सी दिखने वाली चीज थी कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति में निरंतरता का अभाव है, उनके नेता नॉन सीरियस हैं, उनके नेता इंटरवल ले लेकर आते हैं और राजनीति करते हैं, हमेशा हास्यास्पद टाइप दिखते हैं। एक समय के बाद उनकी अपनी कही हुई बात हास्यास्पद लगने लगती है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस सोच रही है मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं होता हूं। हमेशा जब कोई कहता है ना कि कांग्रेस पार्टी पीछे बैक सीट ले ले तो कुछ हो सकता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस बैक सीट ले लेगी तो ये पूरा का पूरा विपक्षी जो एक आप कह रहे हैं कि आज कुछ स्थिति बन रही है वो सब बैक पे चली जाएगी। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस फ्रंट पर रहे लेकिन नेता इन विपक्षी पार्टियों में से कोई तय किया जाए, यहां तक बात समझ में आ सकती है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी बैक सीट ले ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आप कुछ भी कह लें, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अकेली पार्टी है जो हर राज्य में अपना एक, जो आज भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इसको कहें तो एक मूवमेंट खड़ा कर सकती है। एक नेता के तौर पर उसके पास आज भी इतने नेता छोड़ कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी जिले तक उसके कार्यकर्ता मिल जाएंगे। तो पार्टी बैक सीट ले लेगी तब तो फिर ये पूरा विपक्षी जो एक कहे कि जुड़ाव है, गठजोड़ है, वो खत्म हो जाएगा। और एक और बेसिक बात मुझे हमेशा लगता है कि ये बेसिक है जिसकी वजह से विपक्ष बहुत कमजोर पड़ता है, वो अभी भी पुराने वाले अंदाज में है। उसको लगता है कि हम जनता को ये कहेंगे कि देखिए हम भारतीय जनता पार्टी को, जैसे अभी एक शब्द, एक आंकड़ा इस्तेमाल किया आशुतोष जी ने भी, कि 252 तक ले आए, यानी भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, दूसरे लोग मिलकर टुकड़ों में सरकार बना लेंगे। जैसे ही आप ये कहते हैं ना, तो देश की जनता को आप फिर से ये कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही सबकी पसंद है, नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, लेकिन किसी तरह उनको हरा दो भैया, हरा दो, क्योंकि हम सत्ता में नहीं तो हम सब मिलकर थोड़ी मलाई खा लेंगे, थोड़ा सत्ता में आ जाएंगे, हमारी पार्टी खत्म हो रही थी, हमारे ऊपर संकट था। यहां जाकर जनता आपको पसंद नहीं करती है, इस निगेटिव नोट पर राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है। अच्छा शरद सर, ये बताइए कि ये जो पूरी बातचीत हम कर रहे हैं, छोटा हिंदुस्तान जहां आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश बहुत मैटर करता है बीजेपी के लिए भी, और अगर तस्वीर बदलनी है तब भी। वहाँ क्या कुछ चल रहा है? वहाँ बिल्कुल शांति फिलहाल दिखाई दे रही है विधानसभा चुनाव के बाद से। क्या उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका निभाएगा 2024 में, या वही रिपीट होगा जो 2019 में हमने देखा था? देखिए, उत्तर प्रदेश तो ब्रॉडली भूमिका निभाएगा ही, क्योंकि 80 जहाँ पे, जिस प्रदेश में 80 लोकसभा सीट्स हों तो उसको तो भूमिका निभाना ही है। अब किस तरफ वो रुख करता है
ये तो टाइम के साथ पता लगा। आज की स्थिति जो है ये बड़ी स्पष्ट है कि यहाँ पे विपक्ष जो है वो सिर्फ बचा है समाजवादी पार्टी के रूप में, क्योंकि मायावती के बारे में ये आम धारणा हो चुकी है कि उन्होंने हथियार धर दिए हैं और उन्होंने किसी तरीके से अंडर हैंड चाहे डील कर ली हो चाहे जो कर ली हो। अब उनके ऊपर क्योंकि काफ़ी वो सीबीआई और इस तरीके के जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस हैं, अब इन सब चीज़ों से तो डरना ही पड़ता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो। तो बहरहाल उसके अलावा बचती कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है यहाँ पे। तो बचते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का भी रोल जो है अभी जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से जिस तरीके का एग्रेसिव रोल और एक्टिव रोल होना चाहिए वो नहीं दिखता है, और ये एक बड़ी भारी वीकनेस होगी विपक्ष की अगर अखिलेश यादव और एक्टिव नहीं होते हैं अब, और अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब 2024 आ जाएगा तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो वो और नीतीश कुमार ने ऑलरेडी ये बात कह दी है कि भाई उत्तर प्रदेश जो है अखिलेश यादव को संभालना है, और ये देखते हुए कि अभी भी उनके पास 111 सीट्स हैं और उनके सहयोगी दल जो है राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी, उनके पास 8 सीटें हैं। तो आज की स्थिति में तो उनके पास जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं उससे नहीं दिखता है कि वो भाजपा को सीरियस चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि वो अभी समय के साथ और जोश से ज़मीन पे उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत जल्द यहाँ पे जो है सिविक इलेक्शंस का समय आ रहा है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस का समय आ रहा है, तो उसमें दिखेगा कितने जोश के साथ, जोशो खरोश के साथ अखिलेश यादव अपनी पार्टी को उतार पाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मान के चला जाए, पूछा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है कि वो उसको तो शामिल होना पड़े। जी सर, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है और उत्तर प्रदेश क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम विपक्षी एकता की बात करते हैं और हम कुछ नेताओं के नाम लेते हैं, कुछ चीजें गिनाते हैं, कुछ बातें बताते हैं, लेकिन आखिरकार नहीं 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 यही ज्यादा सुनने को मिलता है। इस बीच हर्षवर्धन जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि ये लोग सब पुराने दौर में अटके हैं, राजनीति का कहरा, राजनीति का मुहावरा जो है वो बदल चुका है। राहुल गांधी को देख के भी ऐसा लगता है कि एक जैसे एक इंतज़ार हो कि जो गर्मी देश में है और जो मिजाज देश का है वो शायद वापस लौट जाए पिछले दौर में, तब शायद कुछ तस्वीर बनती हुई दिखाई देगी। सवाल ये है कि क्या राजनीति का नया कहरा सीखने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है, और विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता? चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से नहीं कह के टाल सकते कि कोई नहीं भी है तो बात बनेगी और फिर जब हो जाएगा तो करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज अड्डा में। हम बात करें विपक्षी एकता की और अपना अपना खेला की, क्योंकि यही सामने से दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बातचीत हमने की, ग्राउंड सेट हुआ, लेकिन दर्शक को हमारे कुछ मिला नहीं। तो दर्शक के लिए कुछ सवाल अब मैं पूछता हूं अपने मेहमानों से और छोटे छोटे जवाब चाहूँगा, और ध्यान ये रखिए कि हमारे दर्शकों को कुछ मिले। अभय जी, शुरुआत आपके साथ करते हैं। चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री का ही चेहरा हो। आशुतोष जी ने जब कहा नीतीश कुमार की बात की तो उन्होंने हरकिशन सिंह सुरजीत का उदाहरण दिया, कॉबल टुगेदर दी कोएलिशन, जिनके साथ जोड़ के बातचीत होती है कि मतलब उन्होंने काफ़ी काम किया। तो चेहरा ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने या क्या हो, या वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस ही करे, लेकिन चेहरा कौन है? अभय जी, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी तो है ही है। की तारीख में मुझे तो कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, चेहरा तब निकलकर सामने आएगा जबकि विपक्ष में कोई एकता की संरचना बल्कि हम लोगों के सामने आ जाएगी, तो वो लोग सब मिलकर कोई चेहरा तय करेंगे। अगर मुझसे आज की तारीख में पूछा जाए तो मैं नहीं किसी को बता सकता हूं कि ये जितने नाम मैंने लिए, ये क्या ये लोग चेहरा है ही नहीं, या जब ये हो जाएंगे तभी आप कहेंगे कि ये मतलब ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? स्थिति क्या है, ऐसे कई नेता हैं जो राज्यों में भाजपा को पराजित करते रहे हैं और बार बार पराजित करते हैं, आज भी उन्हें पराजित करने की क्षमता है, लेकिन जैसी लोकसभा का चुनाव होता है वो हार जाते हैं उससे। तो ये आप पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा कई बार हारी है चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिल्कुल बाजी पलट जाती है। तो जो लोग राज्यों में मजबूत हैं, पहले उन्हें सुनिश्चित करना पड़ेगा
कि कम से कम वो अपने अपने राज्यों में भाजपा से, अगर भाजपा को पूरी तरह ना हरा पाए तो कम से कम 50% सीटें तो उससे छीने। यहां तो हालत ये है कि मामला लोकसभा चुनाव में एक तरफा हो जाता है। ठीक है संजीव सर, आपको क्या लगता है कौन से संभावित चेहरे हैं, कौन उसमें आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगता है? देखिए, आपने अभी एक बात कही थी कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि सब लोग पुराने मुहावरे और पुराने उसमें फंसे हुए हैं इक्वेशन में, तो ये चेहरे की तलाश भी मेरे हिसाब से एक पुरानी बात है। अभी नई बात देखिए, चाहे वो राजीव गांधी थे चाहे इंदिरा गांधी थी, उनको उनके सामने कौन है ये मुद्दा नहीं होता था। जनता कहती थी या उनके विरोधी कहते थे भाई इंदिरा हटाओ, राजीव भगाओ। तो अगले चुनाव में लेकिन सर इसको मोदी जी हटाओ, विपक्ष का कम सर इसको स्टीयर करने के लिए एक ड्राइवर तो चाहिए। सवाल पूछा तो मुझे मेरी बात कहने दीजिए। जी 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 बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। नंबर 2, मुझे नहीं लगता कि यूपी बैटल ग्राउंड स्टेट होगा अगले इलेक्शन का। यूपी में मोटे मोटे बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, करती रहेगी। 2024 बैटल ग्राउंड स्टेट्स वही 3 होंगे, बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक और है। कर्नाटक में मैं आशुतोष से इसलिए असहमत हूं कि जनता दल सेक्युलर पार्टी जो है वो, वैसे तो सभी राजनीतिक दल अनरिलायबल होते हैं, लेकिन वो अनरिलायबलों में भी बादशाह है अनरिलायबिलिटी की, कि मतलब वो किसके साथ लड़ रही है और कहां जाएगी इसकी उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 3 स्टेट्स अगला चुनाव, अगर आज की स्थिति बनी रहे, अगर आप ये 1 महीने बाद बहस करेंगे मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूंगा, लेकिन अगर आज की स्थिति बनी रहती है तो ये 3 स्टेट्स ही बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं अगले इलेक्शन के। और 2024 का इलेक्शन मोदी हटाओ के नारे पे विपक्ष लड़ेगी। अब जनता को कितना स्वीकार्य होता है, कितना नहीं होता है, कहां क्या गुना भाग होंगे, क्योंकि मेरी समझ में बीजेपी जहां स्ट्रांग है वो मैक्स कर चुकी है, अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। अब वो नई पीक कौन सी ढूंढेंगी। और तीसरी बात कांग्रेस की जो हुई थी, कांग्रेस को बैक सीट या फ्रंट सीट जो, लेकिन कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस को अगर अपने बूते पे लड़ेगी तो 40-50 सीट फिर आ जाएंगी। तो कांग्रेस को जो राज्यों में इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं उनको बढ़त देनी पड़ेगी, और जहां पे वो सीधे सीधे बीजेपी के सामने है वहां एक बार वो फिर हारेगी। जी। अभी के समीकरण तो यही है, अब बाकी पता नहीं कैसे बदलते हैं। ठीक है आशुतोष जी, ये बताइए कि AK फैक्टर, अरविंद केजरीवाल फैक्टर क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, विपक्षी एकता के लिहाज से, मोदी हटाओ के लिहाज से? अनम्यूट आशुतोष, अनम्यूट जी। मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी मेरा साथ नहीं छोड़ते हो, मुझे जोड़ देते हैं अक्सर। आपने भी सवाल, देखिए पहली बात तो ये समझना चाहिए कि केजरीवाल जी की अभी लोकसभा में कितनी सीटें, 0। और पंजाब में उनकी 1 सीट थी, वो भी हार गए वो। तो जो और पिछले 2 बार से 2014, 2019 दिल्ली के अंदर तमाम कोशिश के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो जब वो दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, मैं ये सोच भी नहीं सकता हूं। तो लेकिन हाँ, वो एक काम जरूर कर सकते हैं, वो ये कि विपक्षी एकता में खलल जरूर डाल सकते हैं, विघ्न जरूर कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार से चूंकि उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और ममता बनर्जी से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो ये माना जा सकता है कि अंत में दोनों नेता उनको पकड़कर विपक्षी खेमे में ला सकते हैं। जैसे 2004 में हरकिशन सिंह सुरजीत अमर सिंह को पकड़कर ले आए थे बिन बुलाए मेहमान की तरीके से। लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल मोदी के बाद सबसे बड़े चैलेंजर उभर के सामने आते हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, अन्ना के आंदोलन की वजह से एक अखिल भारतीय स्तर पर उनका फुटप्रिंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सांगठनिक क्षमता है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिताने की? ये उनके पास कम से कम लोकसभा के चुनाव में तो नहीं दिखाई पड़ती है। विधानसभा में जरूर वो उन्होंने करिश्मा किया है और दिल्ली में 3 बार किया है, पंजाब में 1 बार किया है। तो मुझे राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़े चैलेंजर के तौर पर वो दिखाई नहीं पड़ते हैं जब तक कि वो कम से कम 50 सीटों को जीतने की स्थिति में ना हो। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि 2024 का चुनाव विपक्ष को बिना किसी चेहरे के लड़ना चाहिए। लोग या तो नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वोट करेंगे या उनको जिताने के लिए वोट करेंगे, वो किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं करेंगे। और ऐसा भारत की राजनीति में कई बार देखा गया है। जी, तो कोई चेहरा बनेगा नहीं तो जोड़ेगा कौन? जोड़ने वाला कौन हो सकता है?
चेहरा तो हर हाल में चाहिए आपको। मान लीजिए प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन नेतृत्व देने के लिए, ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए कोई तो चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर किसी को पेश करना और किसी गठबंधन को लीड करना, ये दो अलग अलग तरीके हैं। यूनाइटेड फ्रंट, आपको याद होगा जब यूनाइटेड फ्रंट बना था तो उनकी एक प्रेसिडियम बनी थी। उस प्रेसिडियम में तमाम बड़े पार्टियों के नेता हुआ करते थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, उसका कोई चेयरमैन हो सकता है, उसका कोई कन्वीनर हो सकता है। लेकिन जैसे ही विपक्ष की तरफ से किसी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात होगी तो जाहिर सी बात है उनकी तुलना नरेंद्र मोदी के सामने होगी। और जिस तरीके का नरेंद्र मोदी जी का अपना करिश्मा है और जिस ठीक है। सरद सर, आपको कहीं कोई पोटेंशियल कैंडिडेट दिखता है? जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन सबको जोड़ने वाला हीरो वही नहीं होता जो कुर्सी पर बैठता है। इतिहास में कितने ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बड़े, इतिहास बदला है लेकिन कुर्सी पर बैठ कर नहीं। तो कोई हीरो दिख रहा है, कोई जिसके साथ जनता जुड़ पाए? देखिए मैं मनोज, मैं पूरी तरीके से आशुतोष और उनके संजीव की बात से सहमत हूं कि ये जो जिस तरह की स्थिति बन रही है, शायद उसमें किसी चेहरे के नाम पे प्रधानमंत्री के बराबरी करने के लिए, नरेंद्र मोदी की बराबरी में खड़ा होने की क्षमता नहीं है। क्यों? कोई भी कारण हो, चाहे कुछ भी बना दिए, कल्ट बना चुके हैं नरेंद्र मोदी इस देश में। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि किसी को भी ये प्रोजेक्ट करके कि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, ये बना करके इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकेगा। ये, लेकिन विपक्षी एकता का जहां तक सवाल है, वो तो हम लोग शुरू से ही बात कर रहे हैं कि जो विपक्षी एकता के सूत्रधार बन रहे हैं, बनते हुए दिख रहे हैं, वो है नीतीश कुमार। और वो जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, बड़े सोच के धीमे तरीके से मूव कर रहे हैं और चल रहे हैं, वो एक बड़ा सराहनीय स्टेप है जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है। जो बीजेपी के जो भक्त लोग हैं उनको नहीं अच्छा लगता है कि नीतीश कुमार उनको रन डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है कोई भी पार्टी में बैठे, कोई पावर में बैठा हो, उसको कोई भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आएगा जिसमें कहीं भी जरा सा भी पोटेंशियल है लोगों को एकजुट करने का, और बगैर एकजुट हुए ये लड़ाई पॉसिबल नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ है इतिहास में, और आशुतोष बता ही चुके हैं आपको। तो ऐसी सूरत में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की डेट में जो सूत्रधार बनते हुए दिख रहे हैं वो हैं नीतीश कुमार, और उनमें ये पोटेंशियल है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस, ये बात संजीव ने जो कही बहुत जरूरी बात है कि कांग्रेस को इसमें अपनी रजामंदी दिखाना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। इस मेरे ख्याल सब लोग इस बात से सहमत हैं। बगैर कांग्रेस के, ये तो इसमें तो हर्षवर्धन तक सहमत हैं जो कि, और वो भी इस बात को, मुझे लगता है कि इस बात का उन्हें भी एहसास है और ये मानते हैं कि इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर वो एक पोटेंशियल देखते हैं कि हाँ, कि राष्ट्रीय स्तर पर वही एक पार्टी है। तो चलिए ठीक है, कांग्रेस को भी हर्षवर्धन जी से पूछ लेते हैं। हर्षवर्धन जी, नीतीश कुमार के नाम पे। जी हर्षवर्धन जी, नीतीश कुमार में है वो दम जो सबको जोड़ पाए, वो काम कर पाए जो कि चुनाव में जाने से पहले जिसकी जरूरत है, या कम से कम हम समझते हैं कि मार्च तक तो कम से कम आपको ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि एक साझा कार्यक्रम, एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव, या जो कुछ भी आप कहें, तो वो करने के काबिल नीतीश कुमार हैं या कोई और चेहरा आपको दिखता है? देखिए मनोज जी, ये बात मैं बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, और विशेष करके 2015 में बिहार चुनाव के वक्त मैं वहीं था, नीतीश कुमार का जितना क्षरण हुआ है उतना राजनीति में किसी नेता का नहीं। और बहुत जो उनकी छवि है, जिस तरह का वो उनका ऑरा है, और जिस तरह से, कमाल की बात यह है कि मैं ये शब्द दोहरा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर वो खड़े होते हैं तो शायद अकेले नेता हैं जिनके ऊपर वो सीधा कोई हमला नहीं कर पाते हैं, न परिवारवाद पे न भ्रष्टाचार पे। लेकिन नीतीश जी का संकट बहुत बड़ा हो गया है। वो जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई एक ही समय में बन जाना चाहते हैं। उनकी बात में लाख वो कहे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार, लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं ना, तो अंदर से दिखता है कि जैसे गुदगुदी हो रही कि बस किसी तरह हम पीएम बन जाए। वो बहुत ज्यादा लोभी नेता के तौर पर जनता की नजर में है। और आप इसको, हो सकता है कि अभी ये न दिखे, ये लगे कि ये एक विपक्ष की जो एकता है उसको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर नीतीश कुमार ने ये तब नहीं किया होता कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने कॉर्नर कर दिया, दीवार के किनारे कर दिया, मजबूरी में गठबंधन छोड़ दिया,
वो उस चलिए, नेता इसका तो अब कोई फायदा नहीं है हर्षवर्धन जी, क्योंकि वो तो वक्त गुजर गया नीतीश कुमार का। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा। क्या नीतीश कुमार, क्या ममता बनर्जी, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या शरद पवार, इनमें से कोई या इनके अलावा कोई दक्षिण के कोई नेता, जो पिछली बार 2019 के पहले शुरू हुई थी कवायद, क्या 2024 से पहले वो परवान चढ़ पाएगी, ये तो समय बताएगा। हमने एक कोशिश की विद्वानों के नज़रिए से, रोज़ आपको ये लोग टेलीविज़न पर दिखते हैं, कि इनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकले जिससे आपको भी आगे की तस्वीर समझ में आए। अगर आप सोचते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए तो आप उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त हुआ होगा हमारे कार्यक्रम से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।